आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज हम लोग पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी का चैप्टर 13 भारत के उद्योग पढ़ेंगे हम लोग। इससे पहले मेरे YouTube चैनल पे 9 वीडियो लुसेंट सीरीज का डाला हुआ है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो पहले वो देख लीजिए, आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा देखने के बाद। तो वो देखना बहुत ज़रूरी है। पीछे का जितना भी वीडियो है वो आप लोग देख लिया कीजिए, ताकि आगे आप लोगों को याद करने में ज़्यादा आसानी रहे और समझने में भी ज़्यादा आसानी रहे। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं भारत के उद्योग। पहला लौह इस्पात उद्योग। देखिए, देश में पहला लौह इस्पात कारखाना जो है 1874 ईस्वी में बराकर नदी के किनारे कुल्टी आसनसोल पश्चिम बंगाल नामक स्थान पर बंगाल आयरन वर्क्स BIW के रूप में स्थापित किया गया था। कह रहा है कि देश का जो है पहला लौह इस्पात कारखाना जो है, देश का पहला लौह इस्पात कारखाना जो है वो 1874 ईस्वी में बराकर नदी के किनारे कुल्टी आसनसोल यानी कि पश्चिम बंगाल नामक स्थान पर जो है बंगाल आयरन वर्क्स के रूप में स्थापित किया गया था। तो पहला लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो कुल्टी में स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था? तो 1874 ईस्वी में। किस नदी के किनारे? तो बराकर नदी के किनारे। कहाँ पे? तो पश्चिम बंगाल में। चलिए आगे बढ़ते। बाद में और किस नाम से पूछेगा? तो आयरन वर्क्स BIW के रूप में स्थापित किया गया था। बाद में यह कंपनी जो है फंड के अभाव में बंद हो गया और इसे बंगाल सरकार ने अधिग्रहण कर लिया। बाद में जो है फंड के अभाव में ये बंद हो जाता है। उसके बाद इसका जो अधिग्रहण कौन कर लेता है? तो बंगाल सरकार जो है इसका अधिग्रहण कर लेता है और इसका नाम जो है बराकर आयरन वर्क्स रख दिया जाता है। और जब बंगाल सरकार इसका अधिग्रहण कर लेता है तो इसका नाम रख दिया जाता है बराकर आयरन वर्क्स। देश में सबसे पहला बड़े पैमाने का कारखाना जो है 1907 ईस्वी में झारखंड में स्वर्णरेखा और खरकई नदियों के संगम के समीप साक्षी जगह का नाम है जमशेदपुर में नामक स्थान पर जमशेदजी टाटा किसके द्वारा? तो जमशेदजी टाटा के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, 1907 में, जिसका कि टाटा टिस्को नाम है, टाटा स्टील कहा जाता है जिसको। तो 1907 में जो है ये झारखंड में स्वर्णरेखा और खरकई नदियों के संगम के समीप साक्षी नामक स्थान पर जो है जमशेदजी टाटा द्वारा स्थापित किया गया था। टिस्को का स्थापना कब हुआ था? तो 1907 में हुआ था। यह देश में सबसे पहला और बड़े पैमाने का कारखाना था, याद रखिएगा। आगे देखिए, उद्योगपति जमशेदजी ईरानी को भारत का इस्पात पुरुष कहा जाता है। ठीक है, पूछेगा किसे भारत का इस्पात पुरुष कहा जाता है? तो उद्योगपति जमशेदजी ईरानी को भारत का इस्पात पुरुष कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे स्वतंत्रता के पूर्व स्थापित लौह इस्पात कारखाना। ठीक है, यह है कि स्वतंत्रता के पूर्व में जो स्थापित लौह इस्पात कारखाना था, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए क्या है, पहला है भारत लौह इस्पात कंपनी। पहला क्या है? भारत लौह इस्पात कंपनी। चलिए, इसकी स्थापना 1918 ईस्वी में पश्चिम बंगाल की दामोदर नदी घाटी हीरापुर, बाद में इसे बर्नपुर कहा गया। ठीक है, तो इसकी स्थापना जो है भारतीय लौह इस्पात कंपनी की स्थापना कब? तो 1918 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के दामोदर नदी घाटी में हीरापुर, बाद में इसका नाम जो है बर्नपुर कर दिया गया, नामक स्थान पर की गई। यहाँ 1922 ईस्वी से उत्पादन शुरू हुआ था। ठीक है, 1918 में जो है इसकी स्थापना होता है भारतीय लौह इस्पात कंपनी की, और 1922 में इसमें जो है उत्पादन शुरू हो जाता है। स्थापना 1918 में और उत्पादन शुरू हुआ था 1922 में। आगे चलकर कुल्टी, बर्नपुर, हीरापुर स्थित संयंत्रों को इसमें मिला दिया गया था। उसके बाद है मैसूर आयरन एंड स्टील वर्क्स। क्या है दूसरा? मैसूर आयरन एंड स्टील वर्क्स। 1923 ईस्वी में मैसूर राज्य वर्तमान कर्नाटक के भद्रावती नामक स्थान पर स्थापित की गई थी। ठीक है, तो देखिए मैसूर आयरन एंड स्टील वर्क्स जो है ये आपको 1923 ईस्वी में मैसूर राज्य यानी कि वर्तमान कर्नाटक हो गया है कि भद्रावती नामक स्थान पर स्थापित की गई थी। ठीक है, मैसूर राज्य के भद्रावती नामक स्थान पर स्थापित की गई थी 1923 ईस्वी में मैसूर आयरन एंड स्टील वर्क्स। ठीक है,
अब इसका वर्तमान नाम जो है, वर्तमान नाम इसका क्या है, तो विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, VISCL। इसका जो वर्तमान नाम है, मैसूर आयरन एंड स्टील वर्क्स का वर्तमान नाम क्या है, तो विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। आगे देखिए तीसरा है स्टील कॉर्पोरेशन ऑफ बंगाल, स्टील कॉर्पोरेशन ऑफ बंगाल। इसकी स्थापना 1937 ईस्वी में, इसकी स्थापना 1937 ईस्वी में बर्नपुर पश्चिम बंगाल में की गई। बाद में जो है 1953 ईस्वी में इसे क्या किया गया कि भारतीय लौह इस्पात कंपनी में मिला लिया गया। ठीक है, देखिए फिर से देखिए कि स्टील कॉर्पोरेशन ऑफ बंगाल, इसकी स्थापना 1937 में हुई, बर्नपुर पश्चिम बंगाल में की गई थी, और बाद में 1953 में इसे क्या किया गया, भारतीय लौह इस्पात कंपनी, भारतीय लौह इस्पात कंपनी में मिला दिया गया। किसको मिला दिया गया, तो स्टील कॉर्पोरेशन ऑफ बंगाल को। तो एक नज़र फिर से देखिए, स्वतंत्रता के पूर्व स्थापित लौह इस्पात कारखाना, पहला है भारतीय लौह इस्पात कंपनी। इसकी स्थापना 1918 में हुआ था, पश्चिम बंगाल के दामोदर नदी घाटी के हीरापुर में, जिसे बाद में बर्नपुर कहा गया, नामक स्थान पर हुआ था, और 1922 में इस पर उत्पादन शुरू हो गया था। आगे चलकर ये हीरापुर स्थित संयंत्रों को इसमें मिला लिया गया था। किसमें, किसको, तो कुल्टी, बर्नपुर तथा हीरापुर स्थित संयंत्रों को जो है भारतीय लौह इस्पात कंपनी में मिला लिया गया था। तो भारतीय लौह इस्पात कंपनी की स्थापना हुआ था 1918 में, और इसमें उत्पादन का शुरू हुआ था तो 1922 में। दूसरा है मैसूर आयरन एंड स्टील वर्क्स, इसका स्थापना 1923 में मैसूर, वर्तमान जो है कर्नाटक के भद्रावती नामक स्थान पर किया गया था, और इसका वर्तमान नाम जो है मैसूर आयरन एंड स्टील वर्क्स का, वो नाम है विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। आगे देखिए तीसरा है स्टील कॉर्पोरेशन ऑफ बंगाल, इसकी स्थापना 1937 बर्नपुर पश्चिम बंगाल में की गई, और 1953 में इसे भारतीय लौह इस्पात कंपनी में मिला लिया गया। तो चलिए अब आगे देखते हैं। आगे स्वतंत्रता के पश्चात स्थापित लौह कारखाना, देखिए यहाँ पे, तो स्वतंत्रता के पश्चात स्थापित लौह इस्पात कारखाना। ठीक है, स्वतंत्रता के पश्चात का रहा है कि स्थापित लौह इस्पात कारखाना। तो चलिए पढ़ते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना काल, दूसरी पंचवर्षीय योजना काल 1956 से 61। पहला कितना था, पहली पंचवर्षीय योजना का काल क्या था, तो 1951 से 1956 पहली कार्यकाल है पंचवर्षीय योजना। और दूसरी क्या है, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 में स्थापित कारखाना जो था, यानी कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो कंपनी स्थापित किया गया था, उसमें पहला था भिलाई इस्पात संयंत्र, और दूसरा था हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला, और तीसरा था दुर्गापुर। ठीक है, तो पहला पढ़ते हैं भिलाई इस्पात संयंत्र। इसकी स्थापना 1955 में दूसरी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। तत्कालीन मध्य प्रदेश के भिलाई, दुर्ग जिला छत्तीसगढ़ में पूर्वी सोवियत संघ की सहायता से की गई थी। 1959 में इसमें उत्पादन प्रारंभ हो गया, यानी कि 1955 में स्थापना होता है भिलाई इस्पात संयंत्र का, और 1959 में जो इसमें उत्पादन क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। और भिलाई इस्पात संयंत्र की जो स्थापना हुआ था वो दूसरी पंचवर्षीय योजना में हुआ था। कब, 1955 में हुआ था। और किसकी सहायता से हुआ था, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछता है कि किसकी सहायता से, बताइए भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किसकी सहायता से हुआ था, तो ये हो जाएगा आपको सोवियत संघ, रूस की सहायता से जो है भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना दूसरी पंचवर्षीय योजना में 1955 में हुआ था, और 1959 में इसमें उत्पादन प्रारंभ हो गया था। दूसरा आता है हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला। इसकी स्थापना जो है ये 1959 में उड़ीसा के राउरकेला नामक स्थान पर पश्चिमी जर्मनी की सहायता से की गई थी। अब देखिए हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1959 में की गई थी, और उड़ीसा के राउरकेला नामक स्थान पर, और इसकी जो स्थापना की गई थी वो पश्चिमी जर्मनी की सहायता से जो है हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला की स्थापना जो है की गई थी पश्चिमी जर्मनी की सहायता से। तो फिर देखिए दूसरी पंचवर्षीय योजना में 3 कंपनी की स्थापना हुआ था, भिलाई इस्पात संयंत्र, दूसरा हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, तीसरा दुर्गापुर। ठीक है, तो भिलाई की इस्पात संयंत्र की जो स्थापना हुआ था वो सोवियत संघ की सहायता से, रूस की सहायता से। दूसरा हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला, इसकी स्थापना जो हुआ तो पश्चिमी जर्मनी की सहायता से। और तीसरा है आपको दुर्गापुर, जो कि आपको ब्रिटेन की सहायता से हुआ था। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। तीसरा है हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर। इसकी स्थापना 1956 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर नामक स्थान पर ब्रिटेन की सहायता से, किसकी सहायता से, तो ब्रिटेन की सहायता से की गई थी
1962 में इसमें उत्पादन प्रारंभ हो गया था। 1962 में जो है वो हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर में जो है उत्पादन प्रारंभ हो गया था और स्थापना जो हुआ था 1956 में हुआ था हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर। किसकी सहायता से इसका स्थापना हुआ था? तो ब्रिटेन की सहायता से हुआ था। देखिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योग पर विशेष बल दिया गया था। ठीक है, पूछेगा कि बताइए द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस पर विशेष बल दिया गया था? तो उद्योग पर विशेष बल दिया गया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे है तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में जो स्थापित कारखाना हुआ था उसके बारे में पढ़ते हैं। तो दूसरा में हम लोग जान लिए कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में कौन कौन सी कारखाना स्थापित किया गया था। तो कौन कौन सा किया गया था? तो बताइए, भिलाई इस्पात संयंत्र किया गया था 1955 में। किसकी सहायता से? तो सोवियत संघ की सहायता से। दूसरा, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला की स्थापना हुआ था दूसरी पंचवर्षीय योजना में 1959 में स्थापना हुआ था, पश्चिमी जर्मनी की सहायता से हुआ था। उसके बाद तीसरा हम लोग पढ़े दुर्गापुर, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर 1956 ईस्वी में, और इसमें उत्पादन जो है 1962 में प्रारंभ हुआ था और स्थापना हुआ था दुर्गापुर का ब्रिटेन की सहायता से हुआ था। ठीक है, और हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला का जो है वो पश्चिमी जर्मनी की सहायता से स्थापना हुआ था और भिलाई इस्पात संयंत्र का सोवियत संघ रूस की सहायता से स्थापना हुआ था। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि तृतीय पंचवर्षीय योजना काल। तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में स्थापित कारखाना दूसरा हम लोगों ने पढ़ लिया। अब तीसरी पढ़ते हैं। देखिए, तीसरी पंचवर्षीय योजना में जो है वो बोकारो स्टील प्लांट, याद रखिएगा कि बोकारो स्टील प्लांट जो है वो तीसरा पंचवर्षीय योजना में इसकी स्थापना की गई थी। कब? तो 1964 ईस्वी में तत्कालीन बिहार राज्य अब झारखंड के बोकारो नामक स्थान पर। ठीक है, अब वो बोकारो है, बोकारो के नाम से जाना जाता है। पहले वो बिहार में मिला हुआ था तो बिहार झारखंड एक ही था। तो बोकारो नामक स्थान पर पूर्वी सोवियत संघ की सहायता से की गई थी। ठीक है, पूर्व सोवियत संघ की सहायता से इसकी स्थापना किसकी? तो बोकारो स्टील प्लांट की जो स्थापना की गई थी किसकी सहायता से? तो सोवियत संघ की सहायता से जो है बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी तृतीय पंचवर्षीय योजना में 1964 ईस्वी में, याद रखिएगा। आगे हम लोग आते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना। तो चलिए पढ़ते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना काल में स्थापित कारखाना। ये देखिए यहाँ पे चौथी पंचवर्षीय योजना काल में स्थापित कारखाना पहला है सलेम इस्पात संयंत्र सलेम तमिलनाडु में। दूसरा हो जाएगा विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। तीसरा है आपको विजयनगर इस्पात संयंत्र हासपेट बेल्लारी जिला कर्नाटक। उसके फिर से देखिए एक बार, चौथी पंचवर्षीय योजना काल में जो स्थापित कारखाना था वो था सलेम इस्पात संयंत्र सलेम तमिलनाडु। दूसरा विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। तीसरा विजयनगर इस्पात संयंत्र हासपेट बेल्लारी जिला कर्नाटक। फिर से याद करिए, चौथी पंचवर्षीय योजना में सलेम इस्पात संयंत्र सलेम तमिलनाडु, दूसरा विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, तीसरा विजयनगर इस्पात संयंत्र हासपेट बेल्लारी जिला कर्नाटक। ये हो गया आपको चौथी पंचवर्षीय योजना में जो है स्थापित कारखाना था। तीसरा में क्या था? तो तीसरा में कौन सा था? तो बोकारो स्टील प्लांट था। तीसरी पंचवर्षीय योजना में बोकारो स्टील प्लांट जिसकी किसकी सहायता से इसका स्थापना हुआ था? तो सोवियत संघ रूस की सहायता से बोकारो स्टील प्लांट का स्थापना हुआ था। कौन से पंचवर्षीय योजना में? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में। फिर पूछेगा कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कौन से कंपनी का कारखाना का स्थापना हुआ था? तो भिलाई इस्पात संयंत्र रूस की सहायता से। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला की स्थापना जर्मनी की सहायता से। ब्रिटेन की सहायता से दुर्गापुर का स्थापना किया गया था। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो है उद्योग पर विशेष बल दिया गया था, याद रखिएगा। और तृतीय हम लोग पढ़ ही लिए कि बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किया गया था सोवियत संघ रूस की सहायता से। और यहाँ पे चौथा पढ़ ही लिए सलेम इस्पात संयंत्र सलेम तमिलनाडु, विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, विजयनगर इस्पात संयंत्र हासपेट बेल्लारी जिला कर्नाटक। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल की बात कर रहा है। स्टील सेल का फुल फॉर्म होता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। 24 जनवरी 1973 ईस्वी को 2000 करोड़ की पूंजी के साथ भारत इस्पात प्राधिकरण स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना सेल की भिलाई, दुर्गापुर, बोकारो, राउरकेला, बर्नपुर, सलेम, विश्वेश्वरैया लौह इस्पात कारखाना को एक साथ मिलाकर संचालन करने की जिम्मेदारी दी गई। हुआ क्या कि सेल जो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये 24 जनवरी 1973 ईस्वी को 2000 करोड़ रुपए की पूंजी के साथ भारत इस्पात प्राधिकरण हो गया स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। भिलाई, दुर्गापुर, बोकारो, राउरकेला, बर्नपुर, सलेम, विश्वेश्वरैया लौह इस्पात कारखाना को जो है वो एक साथ मिलकर संचालन करने की जिम्मेदारी दी। उसके बाद वर्ष 2014 में भारत, चीन, जापान तथा यूएसए के बाद विश्व का चौथा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश है। ठीक है,
वर्ष 2014 ईस्वी में भारत जो है वो आपको चीन, जापान, यूएसए के बाद जो है विश्व का चौथा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश है। कौन? तो अपना देश हो जाएगा भारत। ठीक है, चौथा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। आगे देखिए, स्पंज आयरन के उत्पादन में भारत का जो है विश्व में प्रथम स्थान है। ठीक है, तो बताइए स्पंज आयरन के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है। ठीक है, आगे देखिए, भारत का पहला तटवर्ती इस्पात कारखाना विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में लगाया गया है। ठीक है, भारत का जो पहला तटवर्ती इस्पात कारखाना कहाँ लगाया गया है? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में लगाया गया है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। दूसरा है एल्युमिनियम उद्योग। दूसरा है एल्युमिनियम उद्योग। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं कि भारत में एल्युमिनियम का पहला कारखाना जो है वो 1937 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के आसनसोल के निकट जेके नगर में स्थापित किया गया था। ठीक है, तो भारत में एल्युमिनियम का पहला कारखाना कब स्थापित किया गया था? तो 1937 में पश्चिम बंगाल आसनसोल के निकट जेके नगर में जो है स्थापित किया गया था पहला एल्युमिनियम कारखाना। ठीक है, चलिए आज कब किया गया था? तो 1937 में। आगे देखिए, 1938 ईस्वी में 4 कारखाने तत्कालीन बिहार राज्य के मुड़ी, केरल के अलवाय, पश्चिम बंगाल के वेलूर और उड़ीसा के हीराकुंड में स्थापित किए गए हैं। 1938 में जो है 4 कारखाने स्थापित किए गए। कहाँ कहाँ? तो तत्कालीन बिहार राज्य के मुड़ी, केरल के अलवाय, पश्चिम बंगाल के वेलूर व उड़ीसा के हीराकुंड में स्थापित किए गए हैं। ठीक है, तो हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि ये हिंडाल्को की बात कर रहा है कि स्थापना 1958 में रेणुकूट उत्तर प्रदेश नामक स्थान पर की गई थी। कह रहा है कि हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड हिंडाल्को की स्थापना जो है वो 1958 ईस्वी में 1958 में रेणुकूट उत्तर प्रदेश नामक स्थान पर की गई। चलिए आगे देखते हैं। आगे है मद्रास। ये तो हम लोग पढ़ ही लिए हैं, अब ये पढ़े थे कि हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड हिंडाल्को की जो स्थापना है वो 1958 में रेणुकूट उत्तर प्रदेश नामक स्थान पर की गई। आगे देखिए, मद्रास एल्युमिनियम कंपनी तमिलनाडु के मेटूर में स्थापित की गई। ठीक है, तो मद्रास एल्युमिनियम कंपनी कहाँ स्थापित की गई है? तो तमिलनाडु के मेटूर में स्थापित की गई है। अब देखिए यहाँ पे है भारत की प्रमुख एल्युमिनियम कंपनी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए ये पूछता है क्वेश्चन एग्जाम में, याद रखिएगा इसको। बाल्को का सहायक देश जो है वो है आपका सोवियत संघ। ठीक है, और इसका प्रमुख स्थान जो है ये हो जाएगा कोरबा एवं कोयना हो जाएगा। उसके बाद नाल्को है, तो नाल्को का हो जाएगा सहायक देश फ्रांस हो जाएगा। और ये जो है इसका जो प्रमुख केंद्र है वो जो है आपको दमन-जोड़ी उड़ीसा। अगला है आपको हिंडाल्को आपको यूएसए हो जाएगा। और इसका जो प्रमुख केंद्र है वो हो जाएगा आपको रेणुकूट उत्तर प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट है इंडाल्को का हो जाएगा आपको सहायक देश कनाडा हो जाएगा। और इसका जो जेके नगर मुड़ी अलवाई जो है ये इसका प्रमुख स्थान है। उसके बाद देखिए माल्को जो था वो माल्को का जो सहायक देश है वो हो जाएगा आपको इटली। माल्को का सहायक देश हो जाएगा आपको इटली। और इसका जो प्रमुख केंद्र है वो है चेन्नई, मेटूर और सलेम। आगे है वेदांता। देखिए वेदांता का हो जाएगा आपको जर्मनी। सहायक देश जो है वेदांता का क्या है? तो जर्मनी है। और इसका जो प्रमुख केंद्र है वो हो जाएगा आपको झारसुगुड़ा। एक सेकंड रुक जाइए। तो वेदांता हो जाएगा जर्मनी, झारसुगुड़ा। ठीक है, तो फिर से एक बार हम लोग देखते हैं भारत की प्रमुख एल्युमिनियम कंपनी। तो पहला हो जाएगा आपको बाल्को हो जाएगा सोवियत संघ, नाल्को हो जाएगा आपको फ्रांस, हिंडाल्को हो जाएगा यूएसए, इंडाल्को हो जाएगा कनाडा और माल्को हो जाएगा इटली, वेदांता हो जाएगा जर्मनी। ये एग्जाम में ज़्यादातर एग्जाम में पूछता है सहायक देश के बारे में, तो इसको आप लोग याद कर लीजिए और याद करने का मेरे साथ कोशिश करिए। चलिए तो पहले हम लोग याद करते हैं। बाल्को पूछेगा तो बालक है तो रूस हो जाएगा, सोवियत संघ रूस हो जाएगा। बाल्को का क्या होगा? तो बाल्को का हो जाएगा सोवियत संघ रूस। अब नाल्को देखिए, नाल्को का हो जाएगा फ्रांस। याद रखिए नाल्को है, अच्छा नाल्को फ्रांस हो जाएगा। फिर है हिंडाल्को, ही लगा है हिंडाल्को का हो जाएगा आपको यूएसए। हिंडाल्को का यूएसए हो जाएगा। फिर है आपको इंडाल्को, इन रहेगा तो कनाडा, ही रहेगा तो यूएसए, ही रहेगा तो यूएसए, ई रहेगा तो कनाडा। जैसे देखिए हिंडाल्को यूएसए। फिर है इंडाल्को, इन रहेगा तो कनाडा, इंडाल्को कनाडा।
फिर माल्को का हो जाएगा इटली और वेदांता का हो जाएगा जर्मनी। तो मेरे साथ फिर से बोलिए आप लोग, बाल्को का क्या होगा, सोवियत संघ। नाल्को 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 फ्रांस, नाल्को फ्रांस, नाल्को फ्रांस। हिंडाल्को ही लगा है, हिंडाल्को यूएसए, इन लगा है, इंडाल्को कनाडा। और माल्को इटली, माल्को इटली, वेदांता जर्मनी। तो बाल्को क्या होगा, सोवियत संघ, नाल्को फ्रांस, हिंडाल्को यूएसए, इंडाल्को कनाडा, माल्को इटली, वेदांता जर्मनी। अब वीडियो को रोक दीजिए, अब अपने मन में आप लोग याद करिए कि अपने मन में बोलिए कि याद हुआ कि नहीं। एक बार ट्राई करिए, एक तरफ बंद कर दीजिए और देखिए, अपने आप में बोल के देखिए कि याद हुआ कि नहीं। तो याद करिए फिर से कि बाल्को हो जाएगा सोवियत संघ, नाल्को हो जाएगा फ्रांस, हिंडाल्को हो जाएगा यूएसए, इंडाल्को हो जाएगा कनाडा, माल्को हो जाएगा इटली और वेदांता हो जाएगा जर्मनी। अब इसका प्रमुख केंद्र याद करते हैं। देखिए बाल्को का हो जाएगा आपको कोरबा एवं कोयना, कोरबा एवं कोयना इसका प्रमुख केंद्र है। नाल्को का हो जाएगा दमनजोड़ी उड़ीसा, नाल्को का दमनजोड़ी उड़ीसा। हिंडाल्को का हो जाएगा रेणुकूट उत्तर प्रदेश, इंडाल्को का हो जाएगा आपको जेके नगर, मुड़ी और अलवाय। माल्को का हो जाएगा चेन्नई, मेटूर और सलेम, माल्को का हो जाएगा चेन्नई, मेटूर और सलेम। वेदांता का हो जाएगा झारसुगुड़ा। फिर से याद करिए, बाल्को हो जाएगा कोरबा एवं कोयना, बाल्को को लास्ट में क है, देख लीजिए, बाल्को कोरबा एवं कोयना, ठीक है। नाल्को, नाल्को हो जाएगा दमनजोड़ी, दमनजोड़ी उड़ीसा, नाल्को दमनजोड़ी, नाल्को दमनजोड़ी उड़ीसा। हिंडाल्को रेणुकूट, हिंडाल्को रेणुकूट उत्तर प्रदेश। इंडाल्को, इंडाल्को हो जाएगा जेके नगर, मुड़ी और अलवाय। माल्को हो जाएगा चेन्नई, मेटूर और सलेम। वेदांता हो जाएगा झारसुगुड़ा, ठीक है। तो इसको याद कर लीजिए आप लोग। फिर से आप अपने मन में एक बार बोल के देखिए कि याद हुआ कि नहीं, बार बार रिवीजन करिए। तो चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे है एल्युमिनियम उत्पादन करने में भारत का विश्व में 8वां स्थान है, ठीक है। तो एल्युमिनियम उत्पादन करने में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो भारत का 8वां स्थान है। आगे है नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, नाल्को। देखिए फिर नाल्को का बात हुआ, देश के सबसे बड़े समन्वित एल्युमिनियम संयंत्र परिसर का गठन 7 जनवरी 1981 ईस्वी को किया गया था। तो नाल्को का जो स्थापना है वो देश के सबसे बड़े समन्वित एल्युमिनियम संयंत्र परिसर का गठन 7 जनवरी 1981 ईस्वी को किया गया। और इसका पंजीकृत कार्यालय जो है नाल्को का वो हो जाएगा आपको भुवनेश्वर, जो कि हम लोग अभी पढ़े थे। तो नाल्को का जो है सहायक देश क्या हो जाएगा, तो नाल्को का सहायक देश फ्रांस हो जाएगा। फिर इसका जो प्रमुख केंद्र कहाँ हो जाएगा, तो दामनजोड़ी उड़ीसा हो जाएगा नाल्को का, ठीक है। आगे देखिए, आगे आता है सूती वस्त्र, सूती वस्त्र उद्योग। तो पढ़ते हैं हम लोग, आधुनिक ढंग से सूती वस्त्र की पहली मिल की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1818 में कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लस्टर में की गई थी, किंतु यह असफल रही थी। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि बताइए पहला सूती वस्त्र उद्योग कब और कहाँ लगाया गया था। तो आधुनिक ढंग से जो है सूती वस्त्र की पहली मिल की स्थापना पूछेगा तो वो हो जाएगा आपको 1818 ईस्वी में कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लस्टर, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है और पूछा गया क्वेश्चन है कि बताइए पहला जो है आपको पहला वस्त्र मिल जो है, पहला सूती वस्त्र मिल की जो है पहली कारखाना जो स्थापित की गई थी वो कब और कहाँ की गई थी। तो 1818 ईस्वी में कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लस्टर में की गई थी, परंतु यह क्या हुई थी, परंतु यह असफल हो गई थी, परंतु यह जो है असफल रही थी, यह कारखाना जो है असफल रही थी, ये चल नहीं पाया था। तो याद रखिएगा, फिर से सुनिए, आधुनिक ढंग से सूती वस्त्र की पहली मिल की स्थापना जो है 1818 ईस्वी में कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लस्टर में की गई थी और यह क्या थी, असफल थी। आगे देखिए, आगे है सबसे पहला सफल आधुनिक सूती कपड़ा मिल जो है ये 1854 ईस्वी में बम्बई के कावासाजी डाबर द्वारा खोला गया, जिसमें 1856 ईस्वी से उत्पादन प्रारंभ हुआ और मुंबई को जो है भारत के सूती वस्त्रों की राजधानी के उपनाम से जाना जाता है। तो अब इसमें समझिए कि सबसे पहले तो हम लोग पढ़ लिए कि जहाँ पे सफल नहीं हुआ तो पहला सूती वस्त्र कारखाना खोला गया था 1818 ईस्वी में, कहाँ पे, कोलकाता के फोर्ट ग्लस्टर में, सफल रहा। उसके बाद सबसे पहला सफल अगर पूछेगा कि बताइए सफल आधुनिक सूती कपड़ा मिल कहाँ खोला गया था, तो ये खोला गया था 1854 ईस्वी में बम्बई के कावासाजी डाबर में। कहाँ पे खोला गया था, तो बम्बई के कावासाजी डाबर में। कब खोला गया था, तो 1854 में, और इसमें उत्पादन जो है वो 1856 ईस्वी में इसमें प्रारंभ हो गया था।
तो भारत का सफल आधुनिक सूती कपड़ा मिल 1854 में बम्बई के कवासाजी डाबर द्वारा खोला गया, जिसमें 1856 ईस्वी में क्या हुआ था, उत्पादन प्रारंभ हुआ। और याद रखिएगा ये क्वेश्चन भी बनता है एग्जाम में कभी कभी कि बताइए भारत के सूती वस्त्रों की राजधानी के उपनाम से किसे जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई। मुंबई को भारत के सूती वस्त्रों की राजधानी के उपनाम से जाना जाता है। तो चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे है सूती वस्त्र। आगे है सूती वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक केंद्रीकरण जो है वो महाराष्ट्र, गुजरात एवं तमिलनाडु राज्य में है। ठीक है, तो सूती वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक केंद्रीकरण जो है वो आपको महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु राज्य में है। अन्य प्रमुख राज्य भी है, वो है पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, केरल और उत्तर प्रदेश। तो चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या है। देखिए आगे है कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो ये भी देखिए ये सब क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, इसको आप बार बार रिवीजन करिए। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं एग्जाम में आसान क्वेश्चन ही गलत करके आते हैं, हार्ड क्वेश्चन गलत तो नहीं होता है ज़्यादा, लेकिन आसान क्वेश्चन ही जो नहीं करना चाहिए सिली मिस्टेक वो हम लोग कर देते हैं। तो कभी कभी ये सब चीज़ों का ध्यान रखा करिए। और जो देख लीजिए यहाँ पे जो जो क्वेश्चन बनता है मैं खुद बता दे रहा हूँ कि ये क्वेश्चन देखिए पूछा गया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। पूछेगा एग्जाम में कि बताइए उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो कानपुर को कहा जाता है। आगे है कोयम्बटूर को जो है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। पूछेगा कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो कोयम्बटूर को। पूछेगा उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो कानपुर को। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को। अब देखिए आगे अहमदाबाद। अहमदाबाद को जो है भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अहमदाबाद को क्या कहा जाता है, भारत का मैनचेस्टर। या पूछ देगा एग्जाम में, बताइए पूछा भी गया है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो भारत का मैनचेस्टर जो है वो अहमदाबाद को कहा जाता है। ये नॉर्मली सबको याद रहना चाहिए और याद होगा भी। ठीक है, तो एक बार फिर से देखिए, उत्तर भारत का मैनचेस्टर पूछेगा तो कानपुर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर पूछेगा तो कोयम्बटूर, और भारत का मैनचेस्टर पूछेगा तो अहमदाबाद। ठीक है, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। और यहाँ 1859 में पहली सूती कपड़ा मिल शुरू हुई थी। ठीक है, अहमदाबाद में जो है वो 1859 ईस्वी में पहली सूती कपड़ा मिल क्या हुई थी, शुरू हुई थी। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है जापान का मैनचेस्टर ओसाका को कहा जाता है। देखिए ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो जापान का मैनचेस्टर जो है आपको ओसाका को कहा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है भारतीय अर्थव्यवस्था में कपड़ा उद्योग का स्थान जो है कृषि के बाद दूसरा है। ठीक है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था में कपड़ा उद्योग का स्थान जो है वो कृषि के बाद दूसरा है। ये चीज़ को ध्यान रखिएगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कपड़ा उद्योग के बाद दूसरा स्थान किसका है, कृषि के बाद जो है दूसरा स्थान किसका है, तो सूती वस्त्र का। एक सेकेंड, हाँ, तो कपड़ा उद्योग का स्थान जो है वो कृषि के बाद क्या है, दूसरा है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कपड़ा उद्योग का स्थान जो है वो कृषि के बाद दूसरा है, ये याद रखिएगा। तो और यह भारत का सबसे प्राचीन उद्योग है। ये जो है कपड़ा उद्योग, ये भारत का सबसे प्राचीन उद्योग है। यह देश का सबसे बड़ा संगठित एवं व्यापक उद्योग है। यह देश का सबसे बड़ा संगठित एवं व्यापक उद्योग है। और यह उद्योग देश में कृषि के बाद जो है रोजगार प्रदान करने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। दो चीज़ याद रखिएगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कपड़ा उद्योग का स्थान कौन सा है, दूसरा है। कृषि पहले स्थान पर है। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कपड़ा उद्योग का स्थान कृषि के बाद दूसरा है। वहीं पे यह उद्योग देश में कृषि के बाद रोजगार प्रदान करने के मामले में भी कृषि के बाद दूसरे स्थान पर है। चलिए आप आगे देखिए। आगे औद्योगिक उत्पादन में वस्त्र उद्योग का योगदान जो है वो आपको 14% है। औद्योगिक उत्पादन में वस्त्र उद्योग का योगदान कितना है, तो 14% है। और देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में यह उद्योग जो है ये 4% एवं देश की निर्यात आय में जो है 11% योगदान है, स्रोत भारत 2015 के अनुसार। तो ये याद रखिएगा कि औद्योगिक उत्पादन में वस्त्र उद्योग का योगदान कितना परसेंट रहता है, तो 14% रहता है। और देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में यह योगदान जो देता है उद्योग 4% का, और देश की निर्यात आय में 11% का योगदान इनका है।
स्रोत भारत 2015 के अनुसार। आगे देखिए, रोजगार प्रदान करने की दृष्टि से कृषि के बाद जो है वस्त्र उद्योग दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। रोजगार प्रदान करने की दृष्टि से कृषि के बाद जो है वस्त्र उद्योग दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। आगे नोट में देखिए क्या दिया हुआ है, तो विश्व में कपास और कृत्रिम रेशों का जो अनुपात है वो 43:57 है, जबकि भारत में यह अनुपात जो है 59:41 है। फिर से देखिए कि विश्व में कपास और कृत्रिम रेशे का अनुपात जो है वो 43:57 है, जबकि भारत में यह अनुपात कितना है, तो 59:41 है। चलिए अब हम लोग जूट उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। तो जूट उद्योग के बारे में पढ़ते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, जूट उद्योग, सोना का रेशा इसे कहा जाता है। देखिए, जूट गोल्डन फाइबर कहा जाता है। जूट को क्या कहा जाता है, तो गोल्डन फाइबर या सोने का रेशा के नाम से मशहूर जूट के रेशों से सामानों का निर्माण करने में भारत के विश्व में प्रथम स्थान प्राप्त है। तो जूट, सबसे पहले ये याद रखिए कि जूट को क्या कहा जाता है, तो गोल्डन फाइबर कहा जाता है या सोने का रेशा के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, और गोल्डन फाइबर के नाम से मशहूर जूट के रेशों से सामानों का निर्माण करने में भारत के विश्व में प्रथम स्थान प्राप्त है। और इसका पहला कारखाना जो है कोलकाता के समीप रिसरा नामक स्थान पर 1855 ईस्वी में लगाया गया था। ध्यान रखिएगा कि जूट उद्योग का जो कारखाना लगाया गया था वो कोलकाता के समीप रिसरा नामक स्थान पर 1855 ईस्वी में लगाया गया था। आगे देखते हैं, भारतीय जूट निगम की जो स्थापना हुई थी वो 1971 में 1971 में भारतीय जूट निगम की स्थापना हुई थी। और ये जूट के आयात, निर्यात एवं आंतरिक बाजार की देखभाल के लिए की गई है। ठीक है, तो फिर से देखिए, भारतीय जूट निगम की स्थापना 1971 ईस्वी में, 1971 ईस्वी में जूट के आयात, निर्यात एवं आंतरिक बाजार की देखभाल के लिए की गई है। आगे, भारत विश्व के 35% जूट के सामानों का निर्माण करता है और दूसरा बड़ा निर्यातक राष्ट्र है। ठीक है, भारत जो है विश्व के 35% जूट के सामानों का निर्माण करता है और दूसरा सबसे बड़ा क्या है, निर्यातक भी। याद रखिएगा, भारत विश्व के 35% जूट के सामानों का निर्माण करता है और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक राष्ट्र है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है जूट उद्योग से संबंधित प्रमुख स्थान। तो देखिए, जूट उद्योग से संबंधित प्रमुख स्थान, इसमें है पहला, पश्चिम बंगाल में जो है ये दिया हुआ है कि कहाँ जूट उद्योग का स्थान दिया हुआ है कि पश्चिम बंगाल में कहाँ कहाँ पे जूट उद्योग पाया जाता है, जूट उद्योग कहाँ कहाँ पे है, तो वो दिया हुआ है। तो इतना सारा नाम हम लोग को याद करने का जरूरी नहीं है, इतना सारा याद हम लोग नहीं कर सकते, ये सब सारा फालतू है, उतना नहीं पूछा जाता है। तो मेन हम लोग देख लेते हैं, इतना सारा डेटा याद नहीं हो सकता, इसीलिए इतना पढ़ने का कोई ज़रूरी नहीं है। तो देखिए, पश्चिम बंगाल में हो जाएगा आपको टीटागढ़, रिसरा, बाली, इतना याद रखिए। ठीक है, आगे देखिए, आंध्र प्रदेश में जो है आपको विशाखापट्टनम और गुंटूर, आंध्र प्रदेश में हो जहाँ, देखिए ये सब ठीक है, एक दो गो है तो ये सब याद कर सकते हैं हम लोग, इसमें कोई परेशानी नहीं है। तो देखिए, आंध्र प्रदेश में जो जूट उद्योग है वो हो जाएगा आपको विशाखापट्टनम और गुंटूर में। आगे उत्तर प्रदेश में हो जाएगा आपको कानपुर, उत्तर प्रदेश में कानपुर, सहजनवा, गोरखपुर। उसके बाद बिहार में है आपको पूर्णिया में, कटिहार में, सहरसा और दरभंगा में जूट उद्योग है। कहाँ कहाँ पे है बिहार में, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा और दरभंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की जो स्थापना है वो 1984 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, अगर हो सकता है कभी कभी पूछ दे कि अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की बताइए स्थापना कब हुआ था, तो अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना हुआ था 1984 ईस्वी में और इसका जो मुख्यालय वो ढाका में है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो मुख्यालय इसका ढाका में। याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना 1984 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो ढाका में है। आगे पांचवा आता है चीनी उद्योग। चलिए अब हम लोग चीनी उद्योग के बारे में पढ़ते हैं कि चीनी उद्योग कहाँ कहाँ है। तो देखिए, चीनी उद्योग भारत में आधुनिक चीनी उद्योग की शुरुआत जो है ये 1903 ईस्वी में बिहार में पहली चीनी मिल की स्थापना के साथ हुई थी। देख लीजिए, भारत में जो है आधुनिक चीनी उद्योग की शुरुआत हुई थी 1903 ईस्वी में। कहाँ से हुई थी शुरुआत, तो बिहार में पहली चीनी मिल की स्थापना के साथ जो हुआ था वो चीनी उद्योग की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा कि भारत में आधुनिक चीनी उद्योग की शुरुआत 1903 ईस्वी में बिहार में पहली चीनी मिल की स्थापना के साथ हुई थी। भारत के निम्न राज्य चीनी उद्योग से संबंधित है,
तो कौन कौन सा राज्य है देखिए, उत्तर प्रदेश में हो जाएगा आपको देवरिया, भटनी, पडरौना, गोरखपुर, गौरी बाजार, सिसवा, इतना इतना नहीं जानना है। अब देखिए आगे बिहार में, देखिए बिहार में हो जाएगा चीनी उद्योग, मोतिहारी, सुगौली, मझौलिया, चनपटिया, नरकटियागंज, मढ़ौरा, मोतीपुर, गोपालगंज, डालमिया नगर, सारण, समस्तीपुर, दरभंगा, चंपारण, हसनपुर, ये आपको बिहार में चीनी उद्योग है यहाँ पे। आगे देखिए महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में हो जाएगा आपको मंसड़, नासिक, अहमदनगर, पुणे, सोलापुर और कोल्हापुर। पश्चिम बंगाल में चीनी उद्योग है बेलडांगा, पलासी, हावड़ा एवं मुर्शिदाबाद। पश्चिम बंगाल में हो जाएगा आपको बेलडांगा, पलासी, हावड़ा एवं मुर्शिदाबाद। फिर है पंजाब, पंजाब में हो जाएगा आपको हमीरा, फगवाड़ा और अमृतसर में जो चीनी उद्योग है। चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या है। हरियाणा, हरियाणा में देखते हैं, हरियाणा में जो है जगधारी एवं रोहतक में चीनी उद्योग है। फिर तमिलनाडु में, तमिलनाडु में हो जाएगा आपको अर्काट, मदुरै, कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली में। फिर आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में हो जाएगा आपको सीतापुरम, पीठापुरम, विजयवाड़ा एवं साभलकोट। आगे राजस्थान में चीनी उद्योग गंगानगर, भूपाल सागर, गंगानगर और भूपाल सागर, इन जगहों पे जो है चीनी उद्योग है। अब देखिए छठा है सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग, देखिए सीमेंट उद्योग से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो विश्व में सबसे पहले आधुनिक रूप से सीमेंट का निर्माण जो है वो 1824 ईस्वी में ब्रिटेन के पोर्टलैंड नामक स्थान पर किया गया था। तो ठीक है, चलिए विश्व में सबसे पहले पूछेगा कि बताइए विश्व में सबसे पहले आधुनिक रूप से सीमेंट का निर्माण कब और कहाँ किया गया था, किस स्थान पे। तो विश्व में सबसे पहले आधुनिक रूप से सीमेंट का निर्माण जो है वो 1824 ईस्वी में ब्रिटेन के पोर्टलैंड नामक स्थान पर किया गया था। विश्व में सबसे पहले आधुनिक रूप से सीमेंट का निर्माण 1824 ईस्वी में ब्रिटेन के पोर्टलैंड नामक स्थान पर किया गया था। भारत में आधुनिक ढंग से सीमेंट बनाने का जो पहला कारखाना है वो आपको 1904 ईस्वी में मद्रास में लगाया गया था, जो कि असफल रहा। ये भी याद रखिएगा कि भारत में जो है आधुनिक ढंग से सीमेंट बनाने का पहला कारखाना कब, तो 1904 ईस्वी में। कहाँ पे, तो मद्रास में लगाया गया था, जो कि क्या रहा था, असफल रहा था। मद्रास के कारखाने के बाद 1912-13 में जो है कि अवधि में इंडियन सीमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर कारखाने की स्थापना की गई, जिसमें 1914 ईस्वी से उत्पादन क्या हो गई, प्रारंभ हो गया। तो याद रखिएगा कि भारत में आधुनिक ढंग से सीमेंट बनाने का पहला कारखाना पूछेगा तो 1904 में मद्रास में लगाया गया, जो कि क्या रहा, असफल रहा, सफल नहीं रहा। मद्रास के कारखाने के बाद जो है वो 1912-13 की अवधि में इंडियन सीमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा जो है गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर, कहाँ पे, तो गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर कारखाने की स्थापना की गई, जिसमें जो है 1914 ईस्वी से जो है 1914 ईस्वी से क्या हो गया, वहाँ पे उत्पादन प्रारंभ हो गया। तो अब आगे देखते हैं, आगे है एसोसिएट सीमेंट कंपनी लिमिटेड, जिसे एसीसी कहा जाता है। एसोसिएट सीमेंट कंपनी लिमिटेड की स्थापना जो है वो आपको 1936 ईस्वी में की गई थी। तो बताइए एसोसिएट सीमेंट कंपनी एसीसी की स्थापना कब की गई थी, तो ये की गई थी 1936 ईस्वी में। तो अब आगे हम लोग देखते हैं भारत के प्रमुख सीमेंट उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं, ये देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे, तो मध्य प्रदेश में हो जाएगा आपको सतना, कटनी, जबलपुर और रतलाम, ये हो जाएगा भारत के प्रमुख सीमेंट उत्पादक राज्य है। ये सब कौन कौन सा, तो मध्य प्रदेश में सतना, कटनी, जबलपुर और रतलाम। फिर छत्तीसगढ़ में हो जाएगा आपको दुर्ग, जामुल, तिल्दा, मंधार और अलकतरा। फिर झारखंड में जो प्रमुख सीमेंट उत्पादक राज्य है, झारखंड में देखिए जपला हो जाएगा, खिलाड़ी हो जाएगा, कल्याणपुर हो जाएगा, सिंदरी हो जाएगा और झिंकपानी हो जाएगा। फिर आंध्र प्रदेश में कृष्णा हो जाएगा, विजयवाड़ा हो जाएगा और मंचेरियल हो जाएगा और मछेरिया और पनियम हो जाएगा। फिर कर्नाटक में देखिए, कर्नाटक में भोजपुर, भद्रावती, बागलकोट, बेंगलुरु। फिर तमिलनाडु में देखेंगे तो डालमियापुरम, मधुकाराय और तुलकापट्टी। गुजरात में देखेंगे तो पोरबंदर, द्वारिका, सीका, जामनगर और राना याय आदि जो है ये प्रमुख सीमेंट उत्पादक राज्य है ये सब, ठीक है। मध्य प्रदेश में देख ही लिए सतना, कटनी, छत्तीसगढ़ में दुर्ग, जामुल,
झारखंड में जपला खेलरई, आंध्र प्रदेश में कृष्णा विजयवाड़ा, कर्नाटक में भोजपुर भद्रावती, तमिलनाडु में डालमियापुरम मधुकारा, गुजरात में देखेंगे तो पोरबंदर द्वारका, ये सब आदि के सब क्या है यहाँ पे सीमेंट उद्योग लगाई गई हैं भारत में। अब आगे है 7वां है कागज उद्योग। कागज उद्योग के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए कागज का पहला सफल कारखाना जो है ये 1879 ईस्वी में लखनऊ में लगाया गया था। तो कागज का पहला सफल कारखाना कब और कहाँ लगाया गया था? तो कागज का जो सफल कारखाना 1879 ईस्वी में लखनऊ में लगाया गया था। तो भारत में जो है कागज का पहला सफल कारखाना 1879 में लखनऊ में लगाया गया था। हम देखिए दो बार करके बोल दे रहे हैं ताकि आप लोगों को आसानी से याद हो जाए। बार बार सुनिएगा तो आप लोग को याद हो जाएगा, इसीलिए हम एक ही लाइन को 2 बार 3 बार बोलते हैं ताकि आप लोगों को आसानी से याद हो। आप लोग अच्छे से सुनिएगा तो आप लोग को उम्मीद है कि आप लोग को याद हो जाएगा। तो देखिए कागज का पहला सफल कारखाना 1879 में लखनऊ में लगाया गया। और मध्य प्रदेश के नेपानगर में अखबारी कागज तथा होशंगाबाद में नोट छापने की कागज बनाने का सरकारी कारखाना है। एक एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये, इसको नोट कर लीजिएगा। मध्य प्रदेश के नेपानगर में क्या है तो पूछेगा कि अखबारी कागज कहाँ से, तो मध्य प्रदेश के नेपानगर में, ठीक है। तथा होशंगाबाद से जो है नोट छापने की कागज बनाने की सरकारी कारखाना है। कहाँ पे? तो होशंगाबाद में। अखबारी कागज का पूछेगा तो नेपानगर में, याद रखिएगा। और पूछेगा कि नोट छापने के कागज बनाने की सरकारी कारखाना कहाँ है, तो होशंगाबाद में। दोनों कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। चलिए अब आगे देखते हैं कागज के प्रमुख उत्पादक राज्य। तो पश्चिम बंगाल में देखिए, पश्चिम बंगाल में हो जाएगा आपको टीटागढ़, रानीगंज, नेहाटी, त्रिवेणी, कोलकाता, हुगली, बारानगर, शिवड़ाफुली। फिर आपको आंध्र प्रदेश में हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में राजमहेंद्री, तिरुपति आदि। तेलंगाना में हो जाएगा सिरपुर और कागज नगर। तेलंगाना में हो जाएगा सिरपुर और कागज नगर। फिर उत्तर प्रदेश में हो जाएगा सिकंदराबाद, मेरठ, सहारनपुर और पिपराइच, मुजफ्फरनगर, पिलखुआ, लखनऊ और नैनी। झारखंड में हो जाएगा संथाल परगना। बिहार में देखिए, बिहार में कागज के प्रमुख उत्पादक बिहार में कौन कौन सा जिला है, तो पटना, बरौनी, समस्तीपुर आदि। फिर मध्य प्रदेश में नेपानगर अखबारी कागज बनाने के सरकारी कारखाना, पहले हम लोग बताए हम कि अखबारी कागज बनाने की सरकारी कारखाना कहाँ है, तो ये हो जाएगा आपको नेपानगर मध्य प्रदेश। फिर आपको तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु में हो जाएगा आपका पट्टीपलायम सलेम। फिर हो जाएगा आपको चरण महादेवी, तिरुवनवेली व पालनी। आगे देखिए महाराष्ट्र देखते हैं। महाराष्ट्र में हो जाएगा आपको मुंबई, पुणे, वल्लारपुर, चंद्रपुर, कल्याण, कराड, पिंपरी, भिवंडी, रोहा। फिर गुजरात में है वापी, सूरत, वडोदरा, राजकोट, वरजोद, उदावाड़ा आदि, ठीक है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक उर्वरक उद्योग। वो था आपको कागज उद्योग, अब ये हम लोग पढ़ेंगे 8 नंबर रासायनिक उर्वरक उद्योग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रासायनिक उर्वरक उद्योग के बारे में क्या कहा गया है कि देखिए ऐतिहासिक रूप से देश में सुपर फास्फेट उर्वरक का पहला कारखाना 1906 ईस्वी में तमिलनाडु के रानीपेट नामक स्थान पर स्थापित किया गया था। रासायनिक उर्वरक उद्योग जो है ऐतिहासिक रूप से देश में सुपर फास्फेट उर्वरक का पहला कारखाना जो है 1906 ईस्वी में, कब? तो 1906 में तमिलनाडु के रानीपेट नामक स्थान पर स्थापित किया गया था। 1944 देखिए 1944 में कर्नाटक के बेलेगुला नामक स्थान पर मैसूर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के नाम से अमोनिया उर्वरक का कारखाना लगाया गया। तो फिर से देखिए कि 1944 में कर्नाटक के बेलेगुला नामक स्थान पर मैसूर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के नाम से अमोनिया उर्वरक का कारखाना लगाया गया। तो आगे देखिए आगे क्या है, आगे देखते हैं। तो देखिए आगे कह रहा है कि 1947 ईस्वी में अमोनियम सल्फेट का पहला कारखाना जो है वो केरल के अलवाई नामक स्थान पर खोला गया था। तो पूछ देगा, बताइए कि अमोनियम सल्फेट का पहला कारखाना कहाँ पे खोला गया था। तो ये पहला कारखाना जो था अमोनियम सल्फेट का वो केरल के अलवाई नामक स्थान पर खोला गया था। कब? तो 1947 ईस्वी में, याद रखिएगा। भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना 1951 ईस्वी में की गई थी, जिसके तहत एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र जो है वो सिंदरी में स्थापित किया गया था।
ये भी ध्यान में रखिएगा कि भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना 1951 ईस्वी में की गई, जिसके तहत एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र कहाँ पे स्थापित किया गया, तो ये सिंदरी में स्थापित किया गया। पूछेगा कि एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था, तो सिंदरी में किया गया था। भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना कब किया गया था, तो 1951 में की गई थी, और जिसके तहत एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र जो है सिंदरी में स्थापित किया गया था। आगे देखिए, भारत पोटास उर्वरक के लिए पूरी तरह आयात पर निर्भर है। भारत जो है वो पोटास उर्वरक के लिए जो है पूरी तरह आयात पर निर्भर है। भारत में नाइट्रोजनी उर्वरक की खपत सबसे अधिक है। भारत में जो है नाइट्रोजनी उर्वरक की खपत सबसे अधिक है। और भारत सरकार कृषि में नीम आलोपित यूरिया के उपयोग को बढ़ावा दे रही है। और भारत सरकार जो है वो कृषि नीम आलोपित यूरिया के उपयोग को बढ़ावा दे रही है, क्योंकि नीम लेप मृदा में यूरिया के घुलने की जो दर धीमा कर देता है। क्योंकि नीम लेप जो है मृदा में यूरिया के घुलने की दर को क्या कर देता है, तो धीमा कर देता है। आगे देखिए कि भारत में प्रति हेक्टेयर उर्वरक खपत में प्रथम स्थान जो है वो पंजाब में है। भारत में प्रति हेक्टेयर उर्वरक खपत में प्रथम स्थान किसका है, तो पंजाब का है। इसको याद कर लीजिए। देखिए कि पूछेगा कि भारत में बताइए प्रति हेक्टेयर उर्वरक खपत में प्रथम स्थान किसका है, तो पंजाब का है। और दूसरा और तीसरा पूछेगा तो दूसरा पे आंध्र प्रदेश, तीसरा पे हरियाणा है। ठीक है, तो भारत में प्रति हेक्टेयर उर्वरक खपत में प्रथम स्थान पर है पंजाब, दूसरा पे आंध्र प्रदेश, तीसरा पे हरियाणा। देखिए, कोक आधारित उर्वरक इकाइयाँ तालचर उड़ीसा, रामागुंडम आंध्र प्रदेश तथा कोरबा छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। कोक आधारित उर्वरक इकाइयाँ जो है वो आपको तालचर उड़ीसा में, रामागुंडम आंध्र प्रदेश और कोरबा छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। आगे देखिए, आगे क्या है, आगे है कृभकों का गैस आधारित यूरिया अमोनिया संयंत्र जो है वो हाजिरा गुजरात में है। कृभकों का गैस आधारित यूरिया जो है वो अमोनिया संयंत्र हाजिरा गुजरात में। कृभकों का गैस आधारित यूरिया अमोनिया संयंत्र जो है कहाँ पे है, तो हाजिरा गुजरात में। आगे है उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर एवं जगदीशपुर का कारखाना भी गैस आधारित है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर और जगदीशपुर का कारखाना भी गैस आधारित है। ठीक है, तो अब यहाँ पे दिया हुआ है, देख लीजिए। भारत के प्रमुख रासायनिक उर्वरक उत्पादक राज्य। ठीक है, तो भारत के प्रमुख रासायनिक उर्वरक उत्पादक राज्य में कौन कौन सा जिला है वो देखिए। तो उत्तर प्रदेश में है आपको कानपुर, गोरखपुर, इलाहाबाद, फूलपुर। महाराष्ट्र में हो जाए आपको मुंबई, ट्रॉम्बे और अंबरनाथ एवं लोनी। फिर पश्चिम बंगाल में हो जाए आपको बर्नपुर, हल्दिया, रिसरा और खारदा। फिर कर्नाटक में है बेंगलुरु, बेलागुला और मुनीराबाद। फिर गुजरात में कांडला, बड़ोदरा, हजीरा, भावनगर। आंध्र प्रदेश में पूछेगा तो विशाखापट्टनम, तादेपल्ली और तनुकू। तमिलनाडु में हो जाएगा आपको नीवेली, रानीपेट, इन्नौर और कोयम्बटूर, तूतीकोरिन, आवाड़ी एवं मनाली। यहाँ पे क्या है, तो भारत के प्रमुख रासायनिक उर्वरक उत्पादक राज्य है ये सब। यहाँ पे जो है भारत में प्रमुख रासायनिक उर्वरक उत्पादक राज्य में उत्तर प्रदेश में कानपुर, गोरखपुर, इलाहाबाद, महाराष्ट्र में मुंबई, ट्रॉम्बे, अंबरनाथ एवं लोनी, पश्चिम बंगाल में बर्नपुर, हल्दिया, रिसरा और खारदा, कर्नाटक में मंगलुरु, बेलागुला तथा मुनीराबाद, गुजरात में कांडला, बड़ोदरा, हजीरा और भावनगर। फिर आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, तादेपल्ली, तनुकू। तमिलनाडु में हो जाएगा नीवेली, रानीपेट, इन्नौर, कोयम्बटूर, तूतीकोरिन, आवाड़ी एवं मनाली। उसके बाद झारखंड में देखिए, झारखंड में हो जाएगा आपको सिंदरी। राजस्थान में हो जाएगा खेतरी और सलादीपुर एवं कोटा। राजस्थान में हो जाएगा खेतरी, सलादीपुर एवं कोटा। बिहार में पूछेगा तो बिहार में बरौनी। उड़ीसा में पूछेगा तो राउरकेला और तलचर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या। आगे है जलयान निर्माण उद्योग। आगे है जलयान निर्माण उद्योग। देखिए, भारत में जलयान निर्माण का प्रथम कारखाना जो है वो 1941 ईस्वी में सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी द्वारा विशाखापट्टनम में स्थापित किया गया था। भारत में जो है जलयान निर्माण का प्रथम कारखाना 1941 ईस्वी में सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी द्वारा कहाँ पे स्थापित किया गया था, तो विशाखापट्टनम में स्थापित किया गया था। याद रखिएगा इस चीज़ों को। पूछेगा कि भारत में बताइए जलयान निर्माण का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था, तो ये विशाखापट्टनम में स्थापित किया गया था। और किसके द्वारा, कौन से कंपनी के द्वारा, तो सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी के द्वारा विशाखापट्टनम में स्थापित किया गया था 1941 ईस्वी में।
आगे 1952 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा इसका अधिग्रहण करके हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापट्टनम नाम दे दिया गया। 1952 में क्या होता है कि भारत सरकार इसका क्या कर लेता है, अधिग्रहण कर लेता है, ठीक है। और अधिग्रहण करने के बाद हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापट्टनम नाम दे दिया गया। आगे है सार्वजनिक क्षेत्र की अन्य इकाइयां जो जलायनों की निर्माण करती है। पहला है गार्डन रिच वर्कशॉप लिमिटेड कोलकाता पश्चिम बंगाल, दूसरा है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड गोवा, मझगांव डाक लिमिटेड मुंबई महाराष्ट्र हो जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र की अन्य इकाइयां ये भी है जो जलायनों का निर्माण करती है, तो उसमें है गार्डन रिच वर्कशॉप लिमिटेड कोलकाता पश्चिम बंगाल, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड गोवा, मझगांव डाक लिमिटेड मुंबई महाराष्ट्र हो जाएगा। उसके बाद आता है वायुयान निर्माण उद्योग के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए वायुयान निर्माण उद्योग, भारत में वायुयान निर्माण का प्रथम कारखाना 1940 ईस्वी में बेंगलुरु में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट कंपनी के नाम से स्थापित किया गया था। इसको ध्यान रखिएगा, किस नाम से किया गया था, 1940 ईस्वी में पहली बात किया गया था बेंगलुरु में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट कंपनी के नाम से स्थापित किया गया था 1940 में बेंगलुरु में, याद रखिएगा। लेकिन अब इसे जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। अब इसे किस नाम से जाना जाता है, तो अब इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। आज बेंगलुरु में ही इसकी 5 इकाइयां तथा कोरापुट, कोरबा, नासिक, बैरकपुर, लखनऊ, हैदराबाद, कानपुर में एक एक इकाइयां वायुयानों के निर्माण के कार्य में संलग्न है। तो इसमें समझ गए कि भारत में वायुयान निर्माण का प्रथम कारखाना 1940 में बेंगलुरु में किस नाम से, तो हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट कंपनी के नाम से स्थापित किया गया था। अब इसे जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स कंपनी लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं मोटर गाड़ी उद्योग को विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा कि वो पूछेगा कि विकास उद्योग के नाम से किसे जाना जाता है, तो मोटर कौन से उद्योग को, तो मोटर गाड़ी उद्योग को विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है। आगे है इस उद्योग से संबंधित प्रमुख इकाइयां हैं हिंदुस्तान मोटर कोलकाता, प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड मुंबई, अशोक लिंडेड चेन्नई, टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड जमशेदपुर, महिंद्रा एंड महिंद्रा पुणे, मारुति उद्योग लिमिटेड गुड़गांव हरियाणा, सनराइज इंडस्ट्री बेंगलुरु। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे है दवा निर्माण उद्योग। तो दवा निर्माण उद्योग देखिए क्या सब है, तो प्रमुख स्थान जो है दवा निर्माण उद्योग में वो आपको हो जाएगा मुंबई, दिल्ली, कानपुर, हरिद्वार, ऋषिकेश, अहमदाबाद, पुणे, पिंपरी, पेंसिलिन, मथुरा, हैदराबाद आदि ये प्रमुख स्थल है दवा निर्माण उद्योग के। चलिए आगे देखते हैं सीसा उद्योग है। आगे है सीसा उद्योग, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सीसा उद्योग है, सीसा उद्योग में भारत में सीसा उद्योग का केंद्रीकरण रेल की सुविधा वाले स्थानों को देखने को मिलता है। इस उद्योग का विकास जो है मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु राज्य में हुआ है। ठीक है, देखिए सीसा उद्योग जो है, सीसा उद्योग भारत में सीसा उद्योग केंद्रीकरण रेल की सुविधा वाले स्थानों में देखने को मिलता है। भारत में सीसा उद्योग का केंद्रीकरण रेल की सुविधाओं वाले स्थानों पर देखने को मिलता है और इस उद्योग का विकास मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु राज्य में हुआ है। फिरोजाबाद और सिकोहाबाद भारत में सीसा उद्योग के महत्वपूर्ण केंद्र है। याद रखिएगा कौन कौन सा, तो फिरोजाबाद और सिकोहाबाद भारत में जो है सीसा उद्योग के महत्वपूर्ण केंद्र है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब देखिए सीसा उद्योग के महत्वपूर्ण केंद्र दिया है, तो सीसा उद्योग के महत्वपूर्ण केंद्र कहाँ कहाँ है, कौन से राज्य में, किस जिला में, तो पश्चिम बंगाल। देखिए पश्चिम बंगाल में हो जाए आपको वेलगछिया, सीतारामपुर, रिसरा, वर्धमान, रानीगंज, आसनसोल। फिर आपको झारखंड में हो जाएगा जमशेदपुर, हजारीबाग और धनबाद। महाराष्ट्र में हो जाएगा मुंबई, पुणे, दादर, सतारा, सोलापुर एवं नागपुर। फिर गुजरात में हो जाएगा बड़ौदा और मोरबी। बिहार हो जाएगा पटना एवं कहलगांव। बिहार में हो जाएगा पटना और कहलगांव। राजस्थान में हो जाएगा जयपुर। उत्तर प्रदेश में हो जाएगा नैनी, रामनगर, बहजोई, बालावाली एवं फिरोजाबाद। फिर हो जाएगा अन्य स्थान में अम्बाला, अमृतसर, हैदराबाद, जबलपुर और बेंगलुरु। ये सब क्या है, तो सीसा उद्योग के महत्वपूर्ण केंद्र है। चलिए अब आगे देखते हैं अभियांत्रिकी उद्योग। आगे है अभियांत्रिकी उद्योग। देखिए प्रमुख स्थान जो है हटिया, दुर्गापुर, विशाखापट्टनम, नैनी, बेंगलुरु, अजमेर और
जादवपुर आदि, ये सब क्या है, प्रमुख स्थान है अभियांत्रिकी उद्योग का। भारी इंजीनियरिंग लिमिटेड, भारी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड एचईसी रांची की स्थापना कब हुआ था, तो 1958 ईस्वी में की गई थी। एचईसी की स्थापना जो कि कब की गई थी, तो 1958 में। भारी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड एचईसी की रांची की स्थापना 1958 ईस्वी में की गई थी। 15वां है रेल उपकरण उद्योग, रेल उपकरण उद्योग। तो देखिए रेल उपकरण उद्योग में क्या सब है, तो चितरंजन पश्चिम बंगाल रेल के इंजन बनाने का सबसे पुराना कारखाना है। चितरंजन जो है, चितरंजन पश्चिम बंगाल रेल के इंजन बनाने का सबसे पुराना कारखाना है। चितरंजन जो है वो रेल के इंजन बनाने का सबसे पुराना कारखाना है। और इस कारखाने की स्थापना जो है 26 जनवरी 1950 के दिन चितरंजन लोकोमोटिव वर्क के नाम से हुई थी। ठीक है, और इस कारखाने की जो स्थापना हुई थी वो 26 जनवरी 1950 के दिन चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स के नाम से हुई थी। वर्तमान में वहाँ विद्युत इंजन का निर्माण हो रहा है। वर्तमान में जो है वहाँ पे किसका निर्माण हो रहा है, तो विद्युत इंजन का निर्माण हो रहा है। डीजल से चलने वाले इंजनों का निर्माण वाराणसी में होता है। पूछेगा कि डीजल से चलने वाले इंजनों का निर्माण कहाँ होता है, तो ये होता है आपको वाराणसी में। आगे रेलवे इंजन निर्माण का कार्य जो है वो जमशेदपुर झारखंड में भी होता है। रेलवे इंजन निर्माण का कार्य कहाँ कहाँ होता है, तो जमशेदपुर झारखंड में भी होता है। एक नज़र इस पर देख लीजिए। कुटीर उद्योग बोर्ड, तो कुटीर उद्योग बोर्ड का स्थापना 1948 में हुआ थी। इससे क्वेश्चन बनता है और क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, कुटीर उद्योग बोर्ड तो 1948 में। केंद्रीय सिल्क बोर्ड का स्थापना 1949 में। फिर अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड, तो ये हो जाएगा आपको 49। देखिए एक लाइन से 1948, 1949, 1950। कुटीर उद्योग बोर्ड पूछेगा तो 1948, केंद्रीय सिल्क बोर्ड पूछेगा तो 1949, अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड पूछेगा तो 1950 हो जाएगा। आगे है अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, तो ये हो जाएगा आपको 54 में। अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना 1954 में। और ये वाला क्वेश्चन पूछता है अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड, ये दोनों पूछता है। अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड का स्थापना 1953 में। और ये भी क्वेश्चन पूछता है लघु उद्योग बोर्ड, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। लघु उद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुआ था, तो 1954 में। वही केंद्रीय विक्रय संगठन का स्थापना कब हुआ था, तो ये हो गया था आपको 1958 में। ठीक है, फिर से एक बार मेरे साथ रिवाइज करिए ताकि याद हो सके। तो कुटीर उद्योग बोर्ड का स्थापना 1948, केंद्रीय सिल्क बोर्ड 1949, अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड 1950, अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड 1954, अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड 1953, अखिल लघु उद्योग बोर्ड तो 1954 और केंद्रीय विक्रय संगठन चेन्नई तो 1958। चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या है। तो चलिए देखिए, रेल के डिब्बे बनाने का प्रमुख केंद्र जो है वो चेन्नई के समीप पेराम्बूर नामक स्थान पर 1952 में स्थापित किया गया। रेल के डिब्बे बनाने का प्रमुख केंद्र जो है वो चेन्नई के समीप पेराम्बूर नामक स्थान पर सन 1952 ईस्वी में स्थापित किया गया। और इसमें उत्पादन की शुरुआत जो है 2 अक्टूबर 1955 से हुई। उत्पादन की शुरुआत कब से हुई, तो 2 अक्टूबर 1955 से उत्पादन की शुरुआत हुई। इसके अन्य प्रमुख केंद्र जो है बेंगलोर तथा कोलकाता है। पंजाब के कपूरथला में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की स्थापना की गई है। ठीक है, तो पंजाब के कपूरथला में जो है किसकी स्थापना की गई है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की स्थापना की गई है। रायबरेली उत्तर प्रदेश व कचरापारा पश्चिम बंगाल में रेलवे कोच फैक्ट्री की नई उत्पादन इकाई लगाई गई है। तो रायबरेली में और कचरापारा में जो है रेल कोच की फैक्ट्री की उत्पादन की इकाई लगाई गई है। फैक्ट्री की जो है नई उत्पादन इकाई लगाई गई है। केरल के पालाकाड़ में भी रेल कोच फैक्ट्री लगाया जा रहा है। ठीक है, केरल के पालाकाड़ में भी रेल कोच फैक्ट्री लगाया जा रहा है। और बिहार के मढ़ौरा में डीजल इंजन व मधेपुरा में विद्युत इंजन कारखाना लगाया जा रहा है। ठीक है, बिहार के मढ़ौरा में डीजल इंजन, मधेपुरा में विद्युत इंजन कारखाना लगाया जा रहा है। छपरा बिहार में रेल व्हील फैक्ट्री स्थापित की गई है। छपरा बिहार में जो है रेल व्हील फैक्ट्री स्थापित की गई है। पश्चिम बंगाल के दनकुनी में विद्युत व डीजल इंजन के अवयव बनाने के 2 फैक्ट्री लगाई जा रही है। अब इसका नोट देखिए, नोट में पढ़ते हैं। IIT रुड़की जो है वो देश के पहले रेलवे इंजन थॉमसन को संरक्षित किया गया है। ठीक है, तो IIT रुड़की के द्वारा जो है IIT रुड़की में देश के पहले रेलवे इंजन थॉमसन को जो है संरक्षित किया गया है। थॉमसन को कहाँ संरक्षित किया गया है, तो IIT रुड़की में। चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे ऊनी वस्त्र उद्योग। तो ऊनी वस्त्र उद्योग स्टार्ट करते हैं। देखिए ऊनी वस्त्र उद्योग में क्या क्या है, तो देखिए ऊनी वस्त्र उद्योग भारत में ऊनी वस्त्र की पहली मील 1876 में 1867
1876 में कानपुर में स्थापित की गई थी। भारत में जो है ऊनी वस्त्र की पहली मिल 1876 में कानपुर में स्थापित की गई, परंतु इस उद्योग का वास्तविक विकास जो है वो 1950 ईस्वी में के बाद में हुआ। पंजाब में लुधियाना, जालंधर और धारीवाल, अमृतसर इस उद्योग के महत्वपूर्ण केंद्र है। तो फिर से पढ़ते हैं ऊनी वस्त्र उद्योग क्या है। तो ऊनी वस्त्र उद्योग देखिए, भारत में ऊनी वस्त्र उद्योग की पहली मिल 1876 में कानपुर में स्थापित की गई, परंतु इस उद्योग का वास्तविक विकास जो कब हुआ था तो 1950 के बाद ही हुआ। और पंजाब में लुधियाना, जालंधर, धारीवाल, अमृतसर इस उद्योग के क्या है महत्वपूर्ण केंद्र है। अब देखिए ऊनी वस्त्र के महत्वपूर्ण केंद्र कौन कौन सा है। ये देखिए कर्नाटक है, तो कर्नाटक में हो जाएगा बेंगलोर और मैसूर। फिर पंजाब में देखिए तो पंजाब में हो जाएगा अमृतसर और धारीवाल। फिर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में देखिएगा तो श्रीनगर। फिर उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर, आगरा, मुजफ्फरपुर और शाहजहांपुर। मुजफ्फरपुर नहीं, मुजफ्फरनगर होगा, सॉरी। देखिए उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर, आगरा, मुजफ्फरनगर और शाहजहांपुर। फिर राजस्थान में हो जाएगा आपको जयपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर और जोधपुर। ठीक है, तो ये ऊनी वस्त्र के महत्वपूर्ण केंद्र है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है देखते हैं। तो देखिए नोट में क्या दिया हुआ है। तो नोट में है कि चीरू या तिब्बती एंटीलोप एक विलुप्त प्राय जीव है। ठीक है, चीरू या तिब्बती एंटीलोप जो है एक विलुप्त प्राय जीव है, जिसका शिकार शहतूश नामक इसके ऊन के लिए होता है और जो वजन में हल्का एवं अत्यधिक गर्म होता है। ठीक है, चीरू या तिब्बती एंटीलोप एक विलुप्त प्राय जीव है, जिसका शिकार शहतूत नामक इसके ऊन के लिए होता है, जो वजन में हल्का एवं अत्यधिक गर्म होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है बिजली के समान। बिजली के समान, तो चलिए देखते हैं। बिजली के समान देखिए भोपाल, हरिद्वार, रामचंद्रपुरम, हैदराबाद, तिरुचिरापल्ली एवं कोलकाता बिजली के सामान बनाने के महत्वपूर्ण केंद्र है। तो बिजली के सामान में भोपाल, हरिद्वार, रामचंद्रपुरम, हैदराबाद, तिरुचिरापल्ली, कोलकाता बिजली के सामान बनाने में क्या है, ये सब महत्वपूर्ण केंद्र। 18 है टेलीफोन उद्योग। देखिए टेलीफोन उद्योग बेंगलुरु एवं रूपनारायणपुर टेलीफोन उद्योग के महत्वपूर्ण केंद्र है। ठीक है, देखिए टेलीफोन उद्योग बेंगलोर एवं रूपनारायणपुर टेलीफोन उद्योग के क्या है महत्वपूर्ण केंद्र है। कौन कौन सा, तो बेंगलोर एवं रूपनारायणपुर जो है दोनों टेलीफोन उद्योग के महत्वपूर्ण केंद्र है। अब आगे आता है रेशम उद्योग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। रेशम उद्योग, तो चलिए इसको पढ़ते हैं रेशम उद्योग को। एक सेकेंड। हाँ देखिए रेशम उद्योग, भारत एक ऐसा देश है जहां शहतूती, एरी, तसर एवं मूंगा सभी 4 किस्मों की रेशम का उत्पादन होता है। कह रहा है कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे शहतूती, एरी, तसर एवं मूंगा सभी 4 किस्मों की रेशम का उत्पादन होता है। मूंगा रेशम उत्पादन में भारत को एकाधिकार प्राप्त है। ठीक है, मूंगा रेशम उत्पादन में भारत को क्या है, एकाधिकार प्राप्त है। अब देखिए संस्थान एवं स्थान पढ़ते हैं। ठीक है, तो केंद्रीय रेशम अनुसंधान प्रशिक्षण कहाँ पे है, तो ये मैसूर एवं ब्रह्मपुर में है। केंद्रीय रेशम अनुसंधान प्रशिक्षण कहाँ पे है, तो ये है आपको मैसूर एवं ब्रह्मपुर। फिर है केंद्रीय ईडी रेशम अनुसंधान। केंद्रीय ईडी रेशम अनुसंधान ये है आपको मेंदी पाथर मेघालय में। फिर है केंद्रीय टसर अनुसंधान प्रशिक्षण, तो ये हो जाएगा आपको रांची झारखंड। फिर से देखिए केंद्रीय रेशम अनुसंधान प्रशिक्षण तो मैसूर एवं ब्रह्मपुर। केंद्रीय ईडी रेशम अनुसंधान तो मेंदी पाथर मेघालय। फिर केंद्रीय टसर अनुसंधान प्रशिक्षण तो रांची झारखंड हो जाएगा। अब चलिए आगे देखिए रेशम उद्योग के प्रमुख केंद्र पढ़ते हैं। रेशम उद्योग के प्रमुख केंद्र क्या है, तो जम्मू, देखिए रेशम उद्योग के प्रमुख केंद्र तो जम्मू कश्मीर में देखिए श्रीनगर, जम्मू, उधमपुर, अनंतनाग, बारामूला, ये सब ये हो जाएगा आपको रेशम उद्योग के प्रमुख केंद्र है जम्मू कश्मीर में। श्रीनगर, जम्मू, उधमपुर, अनंतनाग और बारामूला। फिर पंजाब में देखिए, पंजाब में हो जाएगा अमृतसर, गुरुदासपुर, होशियारपुर और लुधियाना। तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु में हो जाएगा सलेम, तंजौर, कांजीवरम, तिरुचिरापल्ली और कोयम्बटूर, ये हो जाएगा आपको तमिलनाडु में। फिर होगा पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद, बांकुड़ा, हावड़ा, 24 परगना, ये सब क्या है रेशम उद्योग के प्रमुख केंद्र है। फिर गुजरात में देखिए, गुजरात में अहमदाबाद, सूरत, भावनगर, पोरबंदर,
बिहार में पूछेगा तो भागलपुर, गया और पटना। बिहार में भागलपुर, गया और पटना जो है वो रेशम उद्योग के प्रमुख केंद्र है। फिर कर्नाटक में बेंगलुरु और मैसूर, उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर, वाराणसी और शाहजहाँपुर। तो चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे है कर्नाटक जो है, कर्नाटक ये देश का 41% से अधिक कच्चा रेशम उत्पादन करता है। कर्नाटक अकेले क्या करता है, देश का 41% से अधिक कच्चा रेशम उत्पादन करता है। यहाँ सहतूती मलबरी रेशम बनाया जाता है और यहाँ देश का 56% रेशमी धागा बनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, सहतूती मलबरी रेशम बनाया जाता है और यहाँ देश का 56% रेशमी धागा बनाया जाता है। कर्नाटक रेशम उत्पादन में आंध्र प्रदेश जो है 35% के साथ दूसरे स्थान पर है। पहले पे कौन है, तो कर्नाटक है 41%। वही रेशम उत्पादन में आंध्र प्रदेश का जो है, आंध्र प्रदेश ये दूसरे स्थान पर है 35% के साथ। ठीक है, भारत के कुल कपड़ा निर्यात में रेशमी वस्त्रों का योगदान जो है लगभग 3% है। भारत के कुल कपड़ा निर्यात में रेशमी वस्त्रों का जो योगदान है लगभग 3% है। गैर सहतूती रेशम मुख्यतः असम, बिहार और मध्य प्रदेश से प्राप्त होता है और गैर सहतूती रेशम जो है वो मुख्यतः आपको असम, बिहार और मध्य प्रदेश से प्राप्त होता है। भारत चीन के बाद जो है विश्व का द्वितीय रेशम उत्पादक देश है। सबसे ज़्यादा रेशम उत्पादन जो होता है वो उत्पादक देश जो है, रेशम उत्पादक देश सबसे बड़ा वो चीन है और उसके बाद जो है अपना देश भारत है जो कि 18% है। भारत जो है चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे द्वितीय रेशम उत्पादक देश है। कितना परसेंट, तो 18% के साथ। उसके बाद है चर्म उद्योग। चलिए पढ़ते हैं चर्म उद्योग। भारत में चर्म उद्योग के मुख्य केंद्र जो है वो कानपुर, आगरा, मुंबई, कोलकाता, पटना तथा बेंगलुरु है। तो भारत में पूछेगा चर्म उद्योग के मुख्य केंद्र इनमें से कौन कौन सा है, तो देखिए कानपुर, आगरा, मुंबई, कोलकाता, पटना तथा बेंगलुरु। ठीक है, आगे देखिए, आगे कानपुर जो है चर्म उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। पूछेगा कि चर्म उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपको अपना कानपुर। चर्म उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है, तो कानपुर हो जाएगा और ये जूते बनाने के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, कानपुर जो है ये जूते बनाने के लिए प्रसिद्ध है। आगे है सूचना और प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी। तो चलिए पढ़ते हैं। देखिए, सूचना के प्रसंस्करण और वितरण के लिए कंप्यूटरों, कैलकुलेटर, टेलीफोन तथा अनेक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के उपयोग को हम लोग क्या कहते हैं, तो सूचना प्रौद्योगिकी कहते हैं। फिर से सुनिए कि सूचना के प्रसंस्करण और वितरण के लिए कंप्यूटरों, कैलकुलेटर, टेलीफोन, अनेक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उपयोग को सूचना प्रौद्योगिकी कहते हैं। आगे देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में वर्ष 1946 में सैनिक उद्देश्यों के लिए पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर का विकास किया गया। ठीक है, फिर से देखिए कि संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है वर्ष 1946 में संयुक्त राज्य अमेरिका में सैनिक उद्देश्यों के लिए पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर का विकास किया गया। ठीक है, आगे है सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिकी के आविर्भाव से 1970 और 1980 के दशकों में सूचना प्रौद्योगिकी विकास को बहुत से प्रोत्साहन मिला। ठीक है, फिर से देखिए, सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिकी के आविर्भाव से 1970 और 1980 के दशकों में सूचना प्रौद्योगिकी विकास को क्या मिला, बहुत प्रोत्साहन मिला। भारत में सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिकी का विकास जो है 1984 में हुआ था। भारत में सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिकी का विकास कब हुआ था, तो 1984 में हुआ था। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे सिलिकॉन घाटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिलिकॉन घाटी। देखिए क्या सब है सिलिकॉन घाटी में, एक सेकेंड। देखिए सिलिकॉन घाटी, तो सिलिकॉन घाटी शब्द का प्रयोग सबसे पहले जो है 1971 में डॉन होएफ्लर नामक एक पत्रकार ने किया था। सिलिकॉन घाटी शब्द का प्रयोग सबसे पहले कब किया था, तो 1971 में। किसने किया था, डॉन होएफ्लर नामक एक पत्रकार थे जिन्होंने जो है सिलिकॉन घाटी शब्द का पहली बार प्रयोग 1971 में किया था। तो चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या है। सिलिकॉन घाटी जो है, सिलिकॉन घाटी पश्चिम मध्य कैलिफोर्निया में स्थित है। सिलिकॉन घाटी कहाँ स्थित है, तो पश्चिम मध्य कैलिफोर्निया में सिलिकॉन घाटी स्थित है और यह
सांता क्लारा काउंटी के सैन फ्रांसिस्को तथा सेंट जोन्स नगरों के मध्य फैली लगभग 50 किलोमीटर लंबी तथा 20 किलोमीटर चौड़ी भूमि की पट्टी है। सिलिकॉन घाटी जो है वो पश्चिमी मध्य कैलिफोर्निया में स्थित है और यह सांता क्लारा काउंटी के सैन फ्रांसिस्को तथा सेंट जोस नगरों के मध्य फैली लगभग 20 किलोमीटर लंबी तथा लगभग 50 किलोमीटर लंबी तथा 20 किलोमीटर चौड़ी है। 50 किलोमीटर लंबी और 20 किलोमीटर चौड़ी भूमि की पट्टी है। सिलिकॉन घाटी के पूर्व में सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी, सिलिकॉन घाटी के पूर्व में सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी, पश्चिम में सांता क्रूज पर्वत तथा दक्षिण पूर्व में तटीय पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, तो फिर से देखिए कि सिलिकॉन घाटी के पूर्व में जो है सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी, पश्चिम में सांता क्रूज पर्वत तथा दक्षिण पूर्व में तटीय पर्वत श्रृंखला है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सूचना प्रौद्योगिकी का यह एक प्रमुख केंद्र है। संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है सूचना प्रौद्योगिकी का यह एक प्रमुख केंद्र है। यहाँ इंटेल, एप्पल, ह्यूलेट पैकर्ड, माइक्रोसिस्टम आदि कंपनियों का कार्यस्थल है। अब देखिए नोट में पढ़ते हैं। नोट, सिलिकॉन घाटी की आधारशिला स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में रखी गई थी। प्रोफेसर फ्रेडरिक एमस टर्मन को सिलिकॉन घाटी का पिता कहा जाता है। तो चलिए फिर से देखिए क्या दिया हुआ है, एक सेकेंड। हाँ, सिलिकॉन घाटी की आधारशिला जो है, सिलिकॉन घाटी की आधारशिला वो आपको स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में रखी गई थी और प्रोफेसर फ्रेडरिक एमस टर्मन को सिलिकॉन घाटी का क्या कहा जाता है, पिता। पूछेगा कि बताइए सिलिकॉन घाटी का पिता किसे कहा जाता है, तो प्रोफेसर फ्रेडरिक एमस टर्मन को जो है सिलिकॉन घाटी का पिता कहा जाता है। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। आज का वीडियो काफ़ी लंबा वीडियो था, तो बहुत बड़ा चैप्टर था ये। तो चलिए आज हम लोगों ने इसको कंप्लीट किया, पूरी अच्छी तरह से डिस्कस किया। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। धन्यवाद।